ठीक है जी। हमारे अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स बचे हुए थे, है ना? उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले लिखिए, इंडिया जापान 2+2। इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो लिखना इसमें, रिसेंटली इन अगस्त, रिसेंटली इन अगस्त 2024, recently in August 2024, the meetings of India Japan 2+2 ministerial dialogue, the meetings of India Japan 2+2 ministerial dialogue held in New Delhi, held in New Delhi। सो रिसेंटली इंडिया जापान की जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग की मीटिंग्स होती हैं वो कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का मतलब क्या है? मिनिस्ट्रियल से समझ जाओ कि यहाँ पे मैं किसी ना किसी मिनिस्ट्री की बात करने वाला हूं। दो मिनिस्ट्रीज इंडिया की, दो मिनिस्ट्रीज जापान की। इंडिया की दो मिनिस्ट्री कौन सी? एक तो डिफेंस, प्लस दूसरी है आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स। सेम जापान की भी डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इसमें होगा क्या? जापान का डिफेंस मिनिस्टर आएगा, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर आएगा, दोनों बैठ के मीटिंग करेंगे। जापान का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आएगा, इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होगा, दोनों बैठ के मीटिंग करेंगे। तो मतलब ये जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, इसके माध्यम से कोई दो कंट्रीज डिफेंस में कोऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक पर्पस। इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ 2+2 जो डायलॉग है इसको होल्ड करता है। सबसे पहले हमने 2018 में यूएसए के साथ किया था। ये सारी बातें हम लिखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पहले भी बना है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, सो लिखो फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द 2+2 ministerial dialogue
the 2+2 ministerial dialogue designates cooperation between defense ministries and external affair ministries. Defense ministries and external affair ministries at bilateral level. बाइलेटरल मतलब जब दो कंट्रीज के बीच में कुछ होता है। सो दोनों कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं वो दोनों आएंगे, और साथ ही साथ दोनों कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो भी आएंगे, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इंडिया स्टार्टेड 2+2 dialogue. India started 2+2 dialogue in 2018 with United States of America, comma, with the passage of time period, several countries like Japan, ब्रैकेट में लिख लेना 2019, जापान 2019, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन यूनाइटेड किंगडम, देन रशिया, देन साउथ कोरिया एंड ब्राजील। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं इन सबके साथ हमारा 2+2 डायलॉग जो है वो होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ 2018 में, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जापान के साथ कब स्टार्ट हुआ था? 2019 के अंदर। 2018 के बाद इन कुछ सालों में, 5-6 सालों में आपके पास ये कुछ 5 to 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग की मीटिंग्स जो है वो होती हैं। इसको आपने याद रखना है। अभी इंपॉर्टेंट जो चल रही है वो है जापान के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या है, तो उसमें लिखो की हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग। सब हेडिंग बना लो, की हाइलाइट्स ऑफ द मीटिंग। सो मेजरली किन चीजों के ऊपर बात की गई है? तो लिखना है इसमें पहला पॉइंट, बोथ कंट्रीज wanted open, free and rule based Indo-Pacific region, open, free and rule based Indo-Pacific region, the Chinese aggression in the Indo-Pacific, is the major concern for both countries.
सो ध्यान से देखना, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में हमें इंडिया और जापान कहाँ पे लोकेटेड देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है ये हो गया हमारे इंडिया का एरिया, है ना। इधर बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। ये पूरा क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। नीचे वाला भी यहाँ पे भी जो आपका पड़ता है, दिस इज ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा एरिया, राइट। ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन सी कंट्री देखने को मिलती है, एक बड़ी सी कंट्री जिसका नाम क्या है, चाइना। दिस इज इंडिया और ये हो गया चाइना। अब इस तरीके से चाइना के पास भी आपको इधर दो कंट्रीज देखने को मिलती है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, योर जापान। दिस इज जापान, राइट। और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी कंट्रीज आपके पास हैं और नीचे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये वाला जो ओशन है इस तरफ, ये कौन सा ओशन है, दिस इज इंडियन ओशन। और ये वाला जो ओशन है ये कौन सा है, दिस इज पैसिफिक ओशन। ये पड़ा जापान और ये रहा इंडिया। जापान कौन से ओशन के साथ लगता है, पैसिफिक ओशन के साथ। इंडिया किसके साथ लगता है, इंडियन ओशन के साथ। चाइना किसके साथ लगता है, पैसिफिक ओशन के साथ। सो चाइना जो है उसकी तो बाउंड्री शेयर होती है पैसिफिक ओशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास के एरिया में चाइनीस अग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो यहाँ पे पड़ता ही आपका फिलीपीन हो, उसके अगेंस्ट अग्रेशन हो, चाहे यहाँ पे जो चाइना का ही पार्ट है दैट इज तैवान, उसके अगेंस्ट अग्रेशन हो, चाहे जापान के अगेंस्ट अग्रेशन हो, चाहे साउथ कोरिया के अगेंस्ट अग्रेशन हो, ये पूरे एरिया में चाइनीज अग्रेशन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद चाइना ये साउथ चाइना सी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहां भी घुस चुका है। हमारे आसपास की जितनी कंट्रीज है वहां पे आपको चाइनीज प्रेजेंस देखने को मिलती है। इंडियन ओशन की ज्यादातर कंट्रीज में आपको चाइनीज प्रेजेंस देखने को मिलती है क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो इनका मेजर कंसर्न है कि कैसे इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को हम फ्री करवा सके। किस चीज से फ्री करवाना है, अग्रेशन से, डोमिनेंस से। किसका अग्रेशन, किसका डोमिनेंस, चाइनीज अग्रेशन, चाइनीज डोमिनेंस। उसका कंसर्न ऑटोमेटिकली जब भी इंडिया जापान मिलते हैं करते हैं बात उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, द मिनिस्टर्स सपोर्टेड, द मिनिस्टर्स सपोर्टेड एसोसिएशन, द मिनिस्टर्स सपोर्टेड एसोसिएशन of Southeast Asian nations, Association of Southeast Asian nations। ये जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं इनका एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यूनिटी एंड सेंट्रलिटी, यूनिटी एंड सेंट्रलिटी, सेंट्रल लेवल पे रहने चाहिए ये, फोकस पे, यूनिटी एंड सेंट्रलिटी, कॉमा, एंडोर्सिंग, एंडोर्सिंग आसियान आउटलुक, आसियान आउटलुक इन द इंडो पैसिफिक, आसियान आउटलुक इन द इंडो पैसिफिक। सो इंडो पैसिफिक रीजन में देखो, आसियान के वेस्ट वाली साइड इंडियन ओशन है, आसियान से ईस्ट वाली साइड पैसिफिक ओशन है। आसियान कंट्रीज मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज, इसमें 10 कंट्रीज आती है ना टोटल, हमने कई बार डिस्कस किया है। ये 10 कंट्रीज ब्रिज का काम करती हैं बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन।
अगर आप चाहते हो कि आसियान कंट्रीज को इन्वॉल्व करके आप इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में पीस मेंटेन कर सको, तो आसियान कंट्रीज जो चीज करना चाह रही हैं, दैट इज आसियान आउटलुक फॉर द पैसिफिक रीजन, उसको सपोर्ट करो। और उसको इंडिया एंड जापान दोनों सपोर्ट करते हैं कि हम इन एरिया की कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिलीपीन को जापान ने रिसेंटली सपोर्ट किया अगेंस्ट चाइना। यहाँ पे कंट्री पड़ता है छोटा सा ब्रूनी, उसको रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया अगेंस्ट चाइना। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना इन सबको तंग कर रहा है, और ये है छोटी कंट्रीज, इनको चाहिए मदद। तो मदद कौन देंगी? बड़ी इकोनॉमीज लाइक जापान, लाइक इंडिया। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंडिया जापान कोऑपरेशन इन डिफेंस, इंडिया जापान cooperation in defense can be seen in the multilateral and bilateral exercises, in the multilateral and bilateral exercises such as Veer Guardian exercise, Veer Guardian exercise, ब्रैकेट में लिख लेना, एयर डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया जापान, एयर डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया जापान। नंबर 2, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, ब्रैकेट में लिख लेना, मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया जापान। मिलिट्री मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे आ जाएंगे। देन जिमेक्स, JIMEX, ब्रैकेट में लिख लेना, इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम मतलब नेवी की हमने बात कर दी, मैरीटाइम एक्सरसाइज। देन शिनयू मैत्री, शिनयू मैत्री, ब्रैकेट में लिख लेना, जापानीज एयर डिफेंस फोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, जापानीज एयर डिफेंस फोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज। एक और है मालाबार, ब्रैकेट में लिख लेना, नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सो ये क्वाड की एक्सरसाइज एक्चुअली जो मालाबार वाली है। सो ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया जापान जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब आपके पास टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें इंडियन एंड जापानीज फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं। तो मतलब क्या है, अगर कोई पूछ ले कि भाई जापान के साथ हमारा कितना कोऑपरेशन है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज इस कोऑपरेशन की एग्जांपल ही है। एक्सरसाइज में क्या होता है, सामने वाली फोर्स आती है, हमारी फोर्स जाती है, रिहर्सल करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि कल को अगर एक साथ कहीं पे काम करना पड़ गया
तो कोई दिक्कत ना हो, आप बोल सकते हो। ऐसा ना हो कि पहली बार मिल रहे हैं, पता ही नहीं जापान की फोर्स कैसे काम करती है, आपको पहले से पता रहेगा अगर कहीं पे इकट्ठे कुछ काम करना पड़ गया अगेंस्ट चाइना या सम अदर एक्शन लेना पड़ गया तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बोथ साइड्स कॉल्ड, both sides called for bringing perpetrators, for bringing perpetrators, Perpetrators, both sides called for bringing perpetrators of 26/11 Mumbai attacks and other terrorist incidents to justice, टू जस्टिस। सो इंडिया में 26/11 के अटैक आपको याद होंगे, मुंबई अटैक 2008 के, बड़े फेमस है। सो 26/11 के अटैक के जो परपिट्रेटर्स थे, जिन लोगों ने मतलब, चलो आपने वो कसाब को तो दे दी फांसी, बट और बहुत जिसने ये प्लान किया पूरा, एक बंदे को फांसी देने से ये गाड़ी थोड़ी ना चलेगी। जो प्लानिंग करने वाले हैं वो तो बड़े ग्रुप हैं, लाइक लश्कर ए ताइबा जो टेररिस्ट ग्रुप है। सो जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको फिर जस्टिस पे लेके आओ। जस्टिस पे मतलब उनको सजा दो, बनती उनकी सजा। तो मतलब जापान इस मामले में इंडिया को सपोर्ट करता है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ऑल दीज टेररिस्ट ग्रुप्स, जिनको सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। लो, जापान हमारा अच्छा दोस्त है। जापान वो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में बैलेंस करेंगे, नहीं, जापान वन साइडेड है, दैट इज इंडिया वाली साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बोथ कंट्रीज committed to make efforts, both countries committed to make efforts to eliminate terrorist safe havens, जो टेररिज्म के लिए सेफ हेवन्स बन चुके हैं लाइक पाकिस्तान, इन सेफ हेवन्स को खत्म करना है। सेफ हेवन मतलब जहां पे टेररिस्ट बिना किसी डर के अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है। टेररिस्ट सेफ हेवन्स, कॉमा, कट ऑफ, OFF, कट ऑफ फाइनेंसिंग चैनल्स, comma, with specific mention of terrorist groups like अल कायदा। ये वो है जिन्होंने यूएसए के अंदर 9/11 के अटैक किए थे 2001 में, जो 5 फ्लाइट्स इन्होंने हाईजैक कर ली थी, आप बोल सकते हो। जिसके बाद यूएसए फिर तालिबान के रजीम को अफगानिस्तान से हटा देता है और 20 सालों के लिए यूएसए 2001 से 2021 तक फिर बैठता है अफगानिस्तान में आके। वो 2001 में अटैक किसने किया था? अल कायदा ने। तो ये अफगानिस्तान से चलाए जाने वाला ग्रुप है। नंबर 2 है ISIS, जिसको ISIS बोलते हैं, ISIS। ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? खास तौर पे पाकिस्तान में। देन उसके बाद है लश्कर ए ताइबा, ये हमें बड़ा तंग करता है। लश्कर ए ताइबा, ये इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, लश्कर ए ताइबा। हाँ, लश्कर ए ताइबा। देन है जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद। इन 4 टेररिस्ट ग्रुप्स को मेंशन किया गया इस मीटिंग के दौरान। इसमें से अल कायदा को छोड़ दो, अल कायदा हमें ज्यादा तंग नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बहुत तंग किया है, खास तौर पे इन दो ने, इन्होंने तो जान ही ले रखी है।
ज्यादातर टेररिस्ट अटैक जितने भी हमारे देश में होते हैं वो कौन करवाता है? या तो लश्कर ए तैयबा या फिर जैश उद मोहम्मद। ये लश्कर ए तैयबा जैश उद मोहम्मद कहने के लिए दो ग्रुप्स हैं, ये एक ही पार्टी है एक्चुअली। ये सारे मतलब एक ही हैं। एक पहले लश्कर ए तैयबा होता था, वहीं से लीडर्स ने निकल के जैश उद मोहम्मद बनाया, क्योंकि लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिया था, फिर उन्होंने बाद में एक नया ग्रुप बना लिया जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं थी, लेटर ऑन उसको भी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बोथ कंट्रीज both countries also focused upon WPS that is women, peace and security. Women, peace and security, and the role of women in peacekeeping operations. And the role of women in peacekeeping operations. In peacekeeping operations. सो वुमेन पीस कीपिंग फोर्स में अच्छी खासी भागीदारी निभा रही है। रिसेंटली एक वुमेन बड़ी न्यूज में भी चली थी, हिमाचल प्रदेश की, जिनको पीस कीपर का अवार्ड दिया गया था। पीस कीपिंग फोर्स किसकी है? यूनाइटेड नेशन की। इंडिया उसमें अच्छे खासे सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करता है, और उन सोल्जर्स में अच्छे खासे नंबर होता है किसका? वुमेन का। सो वुमेन का पीस कीपिंग के अंदर जो रोल है उसको भी प्रमोट कर रहा है कौन? जापान एंड इंडिया दोनों। दैट्स इट। This is all about 2+2 dialogue between India and जापान, जो रिसेंटली होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड करंट अफेयर के ऊपर, दैट इज हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। इसने भी बड़ी तबाही मचाई है, हिला के रख दिया पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हेमा कमेटी रिपोर्ट ने। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से बहुत सारा जो डिस्टरबेंस है वो देखने को मिला। किस चीज को लेकर? वुमेन के साथ जो वायलेशन होता है, वुमेन के साथ जो मोलेस्टेशन होता है, वुमेन के साथ जो हरासमेंट होती है, जो रेप के केसेस थे। जैसे मी टू मूवमेंट चली थी इन बॉलीवुड, वैसे रिसेंटली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री मतलब केरला की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पे आपको देखने को मिली मी टू मूवमेंट, जहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने क्या किया, खुल के बोला कि हमारे साथ ये वायलेशन हुआ, ये हरासमेंट हुआ। खुल के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, उनके खिलाफ आप बोल सकते हो रेप के केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। अब ये हेमा कमेटी रिपोर्ट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, इसने क्या बोला था। सो लिखना इसमें, रिसेंटली द हेमा कमेटी रिपोर्ट was released it has revealed alarming instances. Recently the Hema committee report has been released, it revealed the alarming instances of sexual abuse, gender discrimination, and inhuman treatment with women in the Malayalam film industry. सो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में इन्होंने बताया, राइट। देन उसके बाद इनइक्वालिटी के बारे में बताया, साथ ही साथ आप बोल सकते हो इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट किया जाता है वुमेन के साथ, उसके बारे में भी बताया। कहां पे? मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में।
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कहाँ की है ये इंडस्ट्री? दिस इज केरला। नेक्स्ट लिखना, द कमेटी was led by the committee was led by Kerala High Court Judge, Kerala High Court Judge Justice K. Hema, Justice K. Hema, with members including like retired IAS officer, retired IAS officer, IAS officer KB Valsala Kumari, KB वलसाला कुमारी, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, IAS से रिटायर्ड। के बी वलसाला कुमारी ये मेंबर है। चेयरमैन कौन है? जस्टिस के हेमा, तब इस कमेटी को बोल रहे हैं हेमा कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो लिखना फिर इसमें क्या बताया जस्टिस के हेमा कमेटी रिपोर्ट ने। According to the report, according to the report, sexual abuse, comma, casting couch, casting CASTING, casting couch COUCH, casting couch, comma, criminal activities, comma, unsafe environment, comma, cyber threats, comma, inadequate facilities, and inhuman working conditions, for women in the Malayalam film industry, for women in the Malayalam film industry. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। सो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये सब हो रहा है। सबसे पहले सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर 2, कास्टिंग काउच, मतलब अगर किसी फिल्म में रोल चाहिए तो पहले प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा या डायरेक्टर के साथ, कुछ आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड। मतलब कई सारी फीमेल, क्योंकि ये चीज किसी को ऑफर करना इज ऑल्सो हरासमेंट ना, किसी के साथ करना इज तो क्राइम, बट किसी के को ऑफर भी करना ये चीज, दैट इज ऑल्सो हरासमेंट, आप बोल सकते हो। देन सिर्फ यही बात नहीं है, वर्किंग कंडीशंस बड़ी बुरी है। मतलब जो वैनिटी वैन्स मिलती हैं वुमेन एक्ट्रेसेस को, या फिर जो वहां पे सिर्फ एक्ट्रेसेस ही थोड़ी ना होती हैं, जो बाकी सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह होता है, उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, सेफ्टी का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, आप बोल सकते हो। अनसेफ एनवायरनमेंट, ऐसी कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं जो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, गुड, नॉट गुड फॉर द ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, आप बोल सकते हो। सो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वुमेन जो है उसके हालात बहुत खराब है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो मोटा मोटा हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड in July 2017,
in July 2017, it consulted multiple women professionals. It consulted multiple women professionals and then submitted its detailed report. Then submitted its detailed report on 31st December 2020. On 31st December 2020, but no action was taken by Kerala government. But no action taken by Kerala government till July 2024. Till July 2024. रिपोर्ट तो भाई ये 2020 में आ गई थी, 4 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिए। 2020 में रिपोर्ट आ गई, 3-4 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिए, गौर ही नहीं किया। ये तो अब जाके आप बोल सकते हो जब रौला पड़ा ये मीटू वाला, फिर इनको हेमा कमेटी रिपोर्ट की याद आई कि हेमा कमेटी रिपोर्ट में ये बोला गया था। हुआ क्या था एक्चुअली, एक फीमेल एक्ट्रेस थी, आप बोल सकते हो एक एक्ट्रेस थी मलयालम इंडस्ट्री की, एक गाड़ी आती है उसको उठाती, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है वो, आप तो क्या ही जानते होगे, मतलब हम कौन सा मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म्स को देखते हैं, लेकिन बहुत फेमस है मलयालम इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। एक गाड़ी आती है उसको उठाती है, उसका रेप किया जाता है और उसको दोबारा वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। बहुत बड़ी मतलब एक्टर है। और ये क्यों किया गया, क्योंकि वो अपने डायरेक्टर को धमकी दे रही थी कि मैं तेरा जो चिट्ठा है वो पूरा खोल दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या क्या हरासमेंट की है। तो उसने वो हरासमेंट के बारे में वो बात ना करे, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए उसका रेप करवाया अनजान 2 बंदों से, और उसको बोला कि अगर तूने दोबारा से मुझे धमकी देने की कोशिश की तो अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब वो एक्ट्रेस क्या है, थोड़ी सी निडर निकली और वो जाती पुलिस के पास, और एक नामी एक्टर के खिलाफ बहुत बड़ा केस दर्ज किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो केस लटका ही हुआ है। ये 2017 का केस है। जब ये 2017 का केस केरला हाईकोर्ट के पास गया तो तब केरला हाईकोर्ट ने हेमा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, इसका गठन किया था। वो केस अभी भी बीच में लटका हुआ है, जहां से हमें पता चलता है कि वुमेन हरासमेंट के ऊपर बातें तो हम बहुत करते हैं, बट जब जस्टिस देने की बात आती है तो उसमें डिलेज बहुत ज्यादा है। दैट इज नॉट गुड। और ये जैसे कोई भी आपकी फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, वैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने क्या किया हुआ है, अपना एक अलग से बोर्ड बनाया हुआ है जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है। और इस बोर्ड के अंदर जितने भी नामी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं जो बड़े बड़े हैं और काफी पुराने हैं, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से ज्यादातर के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हमें देखने को मिले। चक्कर क्या था, जब कोई केस निकलता था तो उनके हाथ में पावर थी, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की पैसा था उनके हाथ में, क्योंकि वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मैनेज करने वाले हैं। जब मैनेज करने वाले ही क्रिमिनल्स हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्या ही कंप्लेंट करेंगे और किसको ही कंप्लेंट करेंगे, आप बोल सकते हो। वो बड़े नाम है जिसकी वजह से क्या है, उनके द्वारा किया गया काला धंधा सारा छुप जाता है। लेकिन अब फिर जाके सोशल मीडिया के माध्यम से आप बोल सकते हो लोगों ने मी टू मूवमेंट जो है फीमेल्स ने वहां पे चलाई, तो अब थोड़ी सी गवर्नमेंट वहां पे कंसर्न्ड है। नहीं तो तुम ध्यान से देखो, 2020 में तुम्हारे पास रिपोर्ट आई, 2024 तक तुम सो रहे थे। तुम्हें अब यहां तो किसी प्राइवेट बंदे ने रिपोर्ट बना के दी है, जस्टिस हेमा जो कि केरला हाईकोर्ट की जस्टिस है, जज है, उनके लीडरशिप में ये रिपोर्ट बनी है, तो मतलब रिपोर्ट में जो लिखा होगा ऑटोमेटिकली सच होगा उसके अंदर। अच्छा खासा उन्होंने 300 पेज का रिपोर्ट सबमिट किया, 300 पेज का डिटेल में बताया है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये कैसे पता किया उन्होंने, बात करके जो फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल्स हैं उनके साथ। सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मतलब सरकार का भी प्रॉपर सेटिंग होगा किसके साथ, इन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। बस यही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट लिखना, recommendations made by हेमा कमेटी।
recommendations made by HEMA committee. This is important. इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, सोसाइटी के अंदर या कहीं पे भी वुमेन के अगेंस्ट अब्यूज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ केरला की वुमेन के लिए थोड़ी ना है, ये वुमेन के लिए है, एनी वुमेन एनीवेयर। नंबर 1, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। रिकमेंडेशन में नंबर 1, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, दैट इज ICC। तो लिखना, इट प्रपोज्ड द मैंडेटरी एस्टेब्लिशमेंट, it proposed the mandatory establishment of internal complaints committee, mandatory establishment of internal complaints committee under इनवर्टेड कॉमा में लिखना, sexual harassment of women at workplace, under sexual harassment of women at workplace, ब्रैकेट में लिखना, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 2013, 2013 का ये एक्ट है, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि भाई अगर किसी भी जगह पे ना आपके पास मोर देन 15 और या फिर बड़े, मोस्टली बोला जाता है कि जहां पे 50 फीमेल वर्कर्स हैं या 50 एम्प्लॉयज का स्टाफ है, वहां पे ये कमेटी होनी चाहिए। मतलब आपके दफ्तर के अंदर ये कमेटी अलग से बनी होगी कुछ मेंबर्स की, जिसमें फीमेल मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अगर कुछ भी वर्क के अंदर कोई भी हरासमेंट वुमेन के साथ होती है तो वो अपने दफ्तर की उस कमेटी में क्या है, कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 2013 का जो एक्ट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाओ। नंबर 2, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल प्रपोजल, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल प्रपोजल। इसमें लिखना, independent tribunals must be independent tribunals must be constituted, must be constituted to handle the cases of, to handle the cases of harassment and discrimination, to handle the cases of harassment and discrimination in the cinema industry, in the cinema industry। सो अलग से एक स्पेशल कोर्ट्स जो होती हैं उन्हीं को ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए कोर्ट सजाई जाती है। सो स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाए सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री के जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। नॉर्मल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट वगैरह में ये केसेस बहुत डिले हो जाते हैं, तो स्पेशली ये कोर्ट बनाओ, ट्रिब्यूनल बनाओ फॉर द फिल्म इंडस्ट्री के हरासमेंट के केसेस। नंबर 3, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखना इसमें, signing written contracts to protect, signing written contracts to protect the interest of all, to protect the interest of all those who work in cinema, those who work in cinema should be made mandatory, should be made mandatory for all categories of employees, for all categories of employees including junior artists, including junior artists।
तो चाहे कोई 5 मिनट के रोल वाला हो फिल्म में, चाहे कोई 10 मिनट वाला हो, चाहे फिल्म का स्टार हो, कोई मर्जी हो, हर एक के लिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जो फिल्म साइन करते हैं ना, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि इस बंदे को प्रमोशन के टाइम पे आना पड़ेगा, इतना पैसा, सब कुछ लिखा होता है। उसके अंदर एक क्लॉज ऐड करो कि वो बंदा अगर आपकी फिल्म में काम कर रहा है तो देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म मेकर कि उस बंदे की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। अगर उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट वहां पे नहीं होता है या फिर उसको इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है, तो इसके लिए लायबल कौन होगा? फिल्म मेकर। अभी क्या होता है, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जैसा उनको माहौल मिल रहा है बेचारों को काम करना है, आप बोल सकते हो। वहां पे ना खाना मिल रहा है, ना टॉयलेट्स है, ना कुछ है, तो उसमें वो बेचारे जैसे ही तैसे अपनी कमाई करते हैं। तो देखो, फिल्म स्टार्स तो करोड़ों रुपए लेके चले जाएंगे, लेकिन जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये 2,000, 5,000, 10,000 ये दिहाड़ियां होती हैं उनके, आप बोल सकते हो। ठीक है, पूरी फिल्म में से इतना कि मिलता है उनको। नेक्स्ट, जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो लिखना इसमें, इट शुड बी मेड मैंडेटरी, इट शुड बी मेड मैंडेटरी that all caste, that all caste, CAST, not जाति, कास्ट ऑफ द फिल्म, मतलब फिल्म में जितने भी काम करने वाले हैं, ऑफ द फिल्म अटेंड द बेसिक जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अटेंड द बेसिक जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन वर्क, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन वर्क। तो ये जो काम धंधा है फिल्म का, ये स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके वहां पे काम करने वाले हैं उनको थोड़ा अवेयर किया जाए। एक कैंप लगे, आप बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा बताया जाए कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। मेल्स को समझाया जाए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। बताओगे तो फिर ही समझ आएगा, नहीं तो उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही तो होता है। तो वो अगर बताओगे तो बंदे के दिमाग में थोड़ी सी बात बैठ जाती है, वो जब वैसा कुछ करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, लोगों को लगता है ये सही है, ऐसा ही तो होता है लोगों को। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कभी भी घरों पे देखा हो, तो जो लड़का होगा फैमिली का, वो हमेशा लड़की को डोमिनेट करेगा अपनी फैमिली के अंदर। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये नहीं करना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट उनको लगता है कि इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट, बट दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। होता है ना ये, हर जगह ही होता है, आप बोल सकते हो, बट दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप बोल रहे हो कि हम तो ये कर सकते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन उस बंदे को, अपने भाई को या हस्बैंड को, कोई लड़की पूछ के देखे कि आपको कभी फील हुआ कि आप मेरे साथ जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, वो बोलेगा नो, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो ट्रेनिंग शुड बी मस्ट, जितने भी फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, वुमेन इन प्रोड्यूसर रोल। वुमेन इन प्रोड्यूसर रोल, वुमेन इन प्रोड्यूसर रोल। सो लिखना है इसमें, देयर शुड बी एडिक्वेट, देयर शुड बी एडिक्वेट एंड टाइमली budgetary support, budget and timely budgetary support to incentivize movies, to incentivize movies that are predicted on gender justice, that are predicted on gender justice। सो कोई भी मूवी अगर वो जेंडर जस्टिस के ऊपर काम कर रही है,
खास तौर पे ऐसी मूवीज को वुमेन प्रोड्यूसर्स ही बनाएंगे। प्रोड्यूसर मतलब जो पैसा लगा रहा है। अब पैसा लगाने के वाले के पास हो सकता है पैसा हो, या फिर वो लोन उठा के फिर पैसा लगाएगा। ऐसा ही तो होता है, मोस्टली लोन उठा के पैसा लगाते हैं, बाद में मूवी चल जाती है तो लोन वगैरह सब चुका देते हैं। सो अगर कोई जेंडर जस्टिस के रिलेटेड मूवी बना रहा है, कोई वुमेन प्रोड्यूसर आपको वहां पे देखने को मिल रही है, तो सरकार का ये जिम्मेदारी बनता है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करे, जो कि प्रोडक्शन लेवल पे ज्यादा वुमेन इन्वॉल्व हो सके। कभी भी देखना, वुमेन के द्वारा प्रोड्यूस्ड मूवी में या वुमेन डायरेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस्ड मूवी में कभी भी ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह का चांस नहीं होता। ऐसा चांस नहीं होता है, क्योंकि वुमेन कोई मर्जी हो, एटलीस्ट वो सेक्सुअल हरासमेंट और इन सब चीजों को गलत मानते हैं। ऐसा नहीं वो बोलेंगे कि चलो ये जूनियर आर्टिस्ट है तो इसके साथ कुछ मर्जी कर लो। मेल का ये होता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मेल का मोस्टली ये देखने को अब हमें मिलता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो हेमा कमेटी ने बताई है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करंट अफेयर पे। मेंटल हेल्थ इन इंडिया। मेंटल हेल्थ इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। तो देखो इसमें, द रीसेंट रिपोर्ट by the National Task Force, the recent report by the National Task Force on Mental Health and Well-being, the recent report by the National Task Force on Mental Health and Well-being of medical students, of medical students 2024, released by National Medical Commission, released by National Medical Commission, highlights the troubling statistics, highlights the troubling statistics about mental health, about mental health of medical students in India, about mental health of medical students in India. सो हमारे देश के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो बात कर रही है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। सो क्या बताया गया, तो लिखो फिर नीचे, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था और बहुत हाईलाइट हुआ कलकत्ता वाला, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जो न्यूज में चली हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें लिखो सबसे पहला पॉइंट, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला की हाईलाइट क्या है, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें लिखना 84% of postgraduate students, 84% of postgraduate students experience moderate to very high, moderate to very high levels of stress, levels of stress, comma 27.8%, 27.8% of undergraduate UG कोर्स जो होता है, of undergraduate medical students and 15.3%, 15.3% of postgraduate students have a diagnosed, have a diagnosed mental health disorder, have a diagnosed mental health disorder। ध्यान से देखो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी कोर्स करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर उसके बाद ये एमडी करते हैं।
तो वो जो एमडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें से 84% स्टूडेंट्स ऐसे आप बोल सकते हो जिनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रेस जो है वो या तो मॉडरेट है या फिर बहुत हाई है। लो स्ट्रेस किसी में आपको देखने को नहीं मिला। तो मतलब क्या है, 84% जो बच्चे हैं, पीछे कितने बचे आपके पास, सिर्फ 16%। 84% बच्चे जो है वो मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। और उसमें भी अगर आप आगे देखोगे, अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट मैंने आपको बताया, 27.8% के अराउंड जो यूजी कोर्स वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं, उन बच्चों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो देखा गया, डायग्नोज हुआ, देखा गया। और पीजी कोर्सेज में कितने हैं, 15.3%। क्योंकि पीजी कोर्स में अगर आप देखोगे तो उसमें बच्चे कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली डाटा थोड़ा सा कम रहेगा। तो मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ अगर डॉक्टर्स की बिगड़ी हुई है तो किसी को क्या सुधारेंगे, आप खुद ही सोचो। अगर डॉक्टर्स के ये हालात है तो बाकियों को क्या ये सुजेशन देंगे या कुछ करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में सेकंड पॉइंट बना लो। 16.2%, 16.2% of undergraduate students, of undergraduate students and 31.2%, 31.2% of PG students, postgraduate PG students have had suicidal thoughts, have had suicidal thoughts। 16% से ज्यादा यूजी कोर्स के बच्चे और 31% से ज्यादा पीजी कोर्स के बच्चों से जब बातचीत की गई तो ये समझ आया कि उन्होंने कभी ना कभी, उनके दिमाग में सुसाइड करने का जो विचार है वो आया। तो मतलब क्या है, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तुम्हारे किसी के आया दिमाग में, किसके दिमाग में आएगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। तुम्हें क्या स्ट्रेस, तो क्लास तो लगाते नहीं, स्ट्रेस किस बात का है ना शिखा। अच्छा फालतू भी पाला हो तो बात अलग है, लेकिन क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स में ज्यादातर स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, वहां पे ज्यादातर किस, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो तुम्हें नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है आप बोल सकते हो। फिर जैसे इस बार हुआ था नीट का एग्जाम, उसमें गड़बड़ हो गई थी, वैसा कुछ हो जाए तो कितने बच्चों ने सुसाइड किया अगर आपने देखा हो। कई बच्चे तो नीट की तैयारी करते करते सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नीट करके भी क्या करना तुम लोगों ने, मुझे तो ये नहीं समझ आता। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, दैट इज नॉट गुड। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बना के रखते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है, जबरदस्ती उस चीज में बच्चों को छेड़ते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, ऐसा नहीं होता है। अब अगर आप बोलो कि सर एक मान लो एक डॉक्टर है, उसका बच्चा तो एमबीबीएस ही करेगा, चक्कर क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ना, उसको ये होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, तो वो शुरू से उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। आप ये बोल सकते हो, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि उनकी वजह से, बट वो तैयारी जैसे बाकी बच्चे जो होते हैं वो +1 में जाके स्टार्ट करते हैं, वो उनको 8th 9th क्लास से ही इस झंझट में डाल देते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल और ज्यादा होगा अगर आप कभी भी देखो तो इस तरीके से ये चीज चलती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना इसमें, दैट इज मेजर स्ट्रेसर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेडिकल स्टूडेंट्स को कहां से हो रहा है, मेजर स्ट्रेसर्स। सो इसमें लिखना, द मेडिकल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली पीजी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल स्टूडेंट्स कॉमा पर्टिकुलरली पीजी स्टूडेंट्स फेस फेस extended working hours daily, extended working hours daily, extended working hours daily, comma, usually more than 60 hours a week, usually more than 60 hours a week। ध्यान से देखो तुम, एक वीक में 7 दिन होते हैं,
संडे तो छोड़ दो, वैसे इनका तो संडे भी बेचारों को फ्री नहीं होता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो इनको भी फ्री मिलता है, संडे फ्री हो या कोई और फ्री हो। तो 60 घंटे से ज्यादा ही रहता है, तो मतलब प्रतिदिन जो ये 6 दिन वर्किंग में है पूरे हफ्ते में, ये प्रतिदिन 10 से 12 या 15 घंटे काम करते हैं। 10 घंटे काम करके बंदे को स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या होगा, समझ रहे हो? 10 घंटे लगातार ड्यूटी पे रहना इज अ वेरी बैड थिंग फॉर हेल्थ, फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर फिजिकल हेल्थ, दोनों के लिए। नेक्स्ट, नंबर 2 पॉइंट इसी में लिखना। Around 19% of PG students, about 19% of PG students expressed that they turn to substances, expressed that they turn to substances such as tobacco, comma, alcohol, comma, cannabis, 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 and other drugs to alleviate the stress. Alleviate मतलब खत्म करना, ALLEVIATE, to alleviate the stress. सो 19% पीजी स्टूडेंट्स ने बोला कि हमने नशा करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता था। सो सिगरेट पीने से, या फिर आप बोल सकते हो नशा करने से, अल्कोहल पीने से हमें स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प मिलती है, आप बोल सकते हो। और ये प्रॉब्लम भी डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर बाकियों को सुजेस्ट करेंगे शराब मत पियो, खुद पी रहे होते हैं, खुद पी रहे होते हैं। दिस इज द रियलिटी। उनको ये पता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट दे आर डूइंग दैट। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेस हटाना है, वैसे तो पागल हो जाओगे। अब जब एक डॉक्टर है वो पूरा दिन, मतलब अगर आप देखो ओपीडी वगैरह में उसकी ड्यूटी चल रही है, तो ओपीडी में आपको क्या देखने को मिलेगा? इतने सारे लोग आते हैं, किसी का ये टूट गया, किसी का वो टूट गया, किसी को ये बीमारी, वो कितने तरह के, हजारों तरह के लोग आते हैं। पूरा दिन आप लोगों को रोते कुरलाते दुख में ये वो करते हुए देखते हो। अस्पताल में कोई खुश बंदा जाता है? आंसर इज नो। मेंटल हेल्थ क्या होगी? आप जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे आपकी मेंटल हेल्थ वैसी हो जाएगी। अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसमें स्ट्रेस बेवजह का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रेस किस बात का है। आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, फिर भी आपको लगेगा नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट में गड़बड़ है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए बुरे इन्वायरमेंट से अच्छा होता है अकेले अच्छा है। नो वन, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, दैट इज हाई एक्सपेंसेस, हाई एक्सपेंसेस of medical education, of medical education. For example, 33.9% of UG students, 33.9% of UG students and 72.2% of PG students, 72.2% of PG students face extreme financial stress, face extreme financial stress due to high fees, due to high fees and insufficient stipend, and insufficient stipend, STIPEND, stipend. जैसे ये नीट का एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको अच्छे, एक तो अस्पताल वगैरह में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ऊपर से फिर सरकार के द्वारा स्टाइपेंड जो है वो भी दिया जाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है। इतना खर्चा होता है, आप बोल सकते हो कि बच्चों को आधी टेंशन तो इस बात की लगी रहती है कि फीस कैसे पूरी करेंगे। तो मेडिकल की पढ़ाई आप कभी भी देखना है, गरीब का बच्चे के लिए करना तो मतलब इज लाइक इम्पॉसिबल। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। इससे भी मेंटल स्ट्रेस आता है, बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है।
सो ये कुछ बातें हैं जो मेंशन की गई हैं इस रीसेंट रिपोर्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट है आपके पास, दैट इज मल्टी डिमेंशनल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल जो होते हैं, मल्टी डिमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वल्नरेबल जो रहेंगे। वल्नरेबल बंदा बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, तो ये जो इंडेक्स है ये हमें खास तौर पे वही सब कारण बताएंगे। सो लिखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली लॉन्च्ड multi-dimensional vulnerability index, launched multi-dimensional vulnerability index to assist small island developing states, to assist small island developing states तो जो छोटी कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड, जो छोटी छोटी आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हेल्प करने के लिए मल्टी डिमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लॉन्च किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी ये सितंबर के अंदर मीटिंग्स चल रही थी ना, तो उससे जस्ट पहले ये इंडेक्स जो है इसको लॉन्च किया गया। इसमें है क्या, तो लिखो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ न्यू इंटरनेशनल क्वांटिटेटिव बेंचमार्क, it is a new international quantitative benchmark to measure MEASURE to measure structural vulnerabilities, to measure structural vulnerabilities across multiple dimensions, across multiple dimensions, comma, it consists two components, it consists two components, number one, universal level quantitative assessment, universal level quantitative assessment, इसमें लिख लेना, an index, not a index, an index ranks countries based on their, ranks countries based on their structural vulnerabilities, structural vulnerabilities in the social, economic and environmental fields, in the social, economic and environmental fields. सो इंडेक्स के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला है यूनिवर्सल लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट, मतलब किस कंट्रीज में कितनी वल्नरेबल वो कंट्री है, चाहे उनके एनवायरनमेंट को लेकर खतरा हो, चाहे उनके समाज को लेकर, उनकी इकोनॉमी को लेकर, तीनों लेवल पे ये मेजरमेंट करके देगा और रैंकिंग करके देगा कंट्रीज की कि कहाँ पे कितना खतरा चल रहा है, आप बोल सकते हो। नंबर 2 इसमें है वल्नरेबिलिटी resilience, vulnerability resilience, resilience RESILIENCE, resilience country profile, country profile, comma, this index, इसमें लिख लेना, this index gives more detailed characterization, more detailed characterization on the particular country, on the particular country and its social, economic and environment
and its social, economic and environmental vulnerabilities and resilience. vulnerabilities and resilience. सो ये एक एक कंट्री का बताएगा कि अगर मालदीव की बात कर रहे हो तो मालदीव में खास तौर पे किन किन दिक्कतों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। और पहले वाला क्या होगा, जस्ट रैंकिंग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, बट फ्यूचर में जाके जब इनका इंडेक्स वगैरह निकलेगा तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसको याद रखना कि ये निकाला किसने है, इस बात को याद रखना, किसने निकाला, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, इतना याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो ब्लू मून। ब्लू मून, अब ये क्या होता है, व्हाट इज ब्लू मून, क्यों न्यूज में चल रहा था। सो लिखना है इसमें ब्लू मून के अंदर। हम्म recently the phenomenon of blue moon recently the phenomenon of blue moon occurred in अगस्त 2024, occurred in अगस्त 2024, comma, a blue moon is the second full moon, a blue moon is the second full moon that occurs within that occurs within a single calendar month, occurs within a single calendar month, comma, the next blue moon, the next blue moon occurs on will occur on will occur on 31 मई 2026, will occur on 31 मई 2026। वैसे क्या होता है, 29 दिन का राउंड आपको इसका साइकिल देखने को मिलता है। एक महीने में आपको एक बार पूरा चंद्रमा दिखता है, एक दिन बिल्कुल ही चंद्रमा नहीं दिखता, बाकी वो घटता कम होता रहता है। अगर किसी महीने में 2 बार चंद्रमा, पहले पूरा चंद्रमा दिखा, उसी महीने में दूसरी बार फिर से पूरा चंद्रमा आपको दिख गया, उसको आप क्या बोलोगे, जो सेकंड टाइम दिखेगा फुल मून, उसको बोलेंगे ब्लू मून। तो जब एक महीने में दूसरी बार फुल मून दिख जाता है तो वो सेकंड टाइम वाले फुल मून को क्या बोलते हैं, ब्लू मून। ये ऐसा फिनोमिना नहीं है जो हर महीने होता हो, जहां हर साल होता हो, इस 2 साल के बाद 3 साल के बाद इस तरीके से अकर करता है। अभी अगस्त के अंदर हुआ है 2024 में। नेक्स्ट ब्लू मून जो है, नो, अरे वो अगस्त का था, सितंबर का नहीं था वो सुना आपने सितंबर में होगा। अरे दैट इज नॉट मून, दैट इज द एस्ट्रॉयड, दैट इज द एस्ट्रॉयड जो एंटर किया, सितंबर की बात कर रहे हो ना, दैट वाज द एस्ट्रॉयड जो एंटर किया इंडिया आपके अर्थ के ऑर्बिट में, और कुछ दिनों के लिए उसने चक्कर लगाना है, अभी भी लगा रहा है वो छोटा सा एक एस्ट्रॉयड है, उसको बोला गया सेकंड मून, सेकंड मून ऑफ द अर्थ। वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो चीज अलग है, ये अलग चीज है। जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ के कितने मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स कितने हैं, एक ही है ना, दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। रिसेंटली क्या हुआ, एक एस्ट्रॉयड जो है अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट करता है, छोटा सा एस्ट्रॉयड है, और ये कुछ दिनों के लिए अर्थ के अराउंड घूमेगा, उसके बाद फिर यहां से बाहर हो जाएगा, आप बोल सकते हो। इसको बोला सेकंड मून ऑफ द अर्थ। ये ब्लू मून का फिनोमिनन तो अलग चीज है, ये मतलब कभी 2 साल में 3 साल में आपको किसी एक महीने में जाके दिखता है। हर महीने तो ना अगस्त में दिखे 2 बार मून और सितंबर में फिर दिख रहा है, ऐसे नहीं होता। वो ये वाला जो तुमने सुना है कि 2 मून है जी, किसको, फुल मून तो है जब पूरा मून दिखता है, वो अगस्त में दिखा है 2 बार, सितंबर में नहीं। कितनी सितंबर को दिखा, हाँ
अरे ऐसा नहीं होता है, पास या दूर होने से फुल मून नहीं होता है। फुल मून सितंबर में दिखा होगा, लेकिन वो मून का साइज आपको बड़ा दिखा होगा। अरे वो इसका यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, तुम कहाँ घूम रहे हो? सुन तो रही नहीं बात, मैंने क्या बताई, मैंने क्या बात बताई? महीने में एक दिन फुल मून दिखता है। जब एक महीने में 2 बार फुल मून दिखे उसको बोलते हैं, जो सेकंड टाइम दिखेगा उसको बोलते हैं ब्लू मून। तुम जो बोल रहे हो कि सर इस बार फुल मून दिख रहा है, तो सितंबर में क्या हर महीने में फुल मून होता है? लेकिन जब एक महीने में दूसरी बार फुल मून हो उसको बोलेंगे ब्लू मून। हर महीने में फुल मून होता है? किसने बोला नहीं होता? हर महीने पूरा चंद्रमा दिखता है। सितंबर वाला चंद्रमा जो आप बोल रहे हो, ये हो सकता है कि वो चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखा हो, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रमा क्लोज था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक महीने में 2 बार फुल मून दिखना। पास दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसका पास दूर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है फुल मून के साथ। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तीनों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट लिखो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लू मून्स। There are two types of blue moons, comma, neither of which involve color of the moon. Neither of which involve color of the moon. So दो तरह के फुल मून्स हो सकते हैं। नंबर 1, सीजनल ब्लू मून। दो तरह के ब्लू मून्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज सीजनल ब्लू मून। तो लिखना है इसमें, it happens when there are there are 4 full moons, 4 full moons in a single astronomical season, in a single astronomical seasons like spring, summer, autumn, winter. Spring, summer, autumn, winter, rather than the usual 3 full moons. Rather than the usual 3 full moons. ठीक है? अगर आप देखोगे ना, तो जैसे सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, स्प्रिंग में आपको फुल मून दिख रहा है, आपको ऑटम में दिख रहा है, आपको विंटर में दिख रहा है, आपको समर में दिख रहा है। अगर 4 दिखेंगे, आप बोल सकते हो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सीजन होता है, ये 4 सीजन्स जो होते हैं, 4 आपको फुल मून्स दिख रहे हैं, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? ब्लू मून। इट इज द कॉमन एक्टिविटी जो कि आपको सालाना देखने को मिल जाती है। लेकिन जो इस बार अगस्त में आपको देखने को मिला है, दैट इज द एक्सेप्शनल कैटेगरी, जो कि आप बोल सकते हो हर साल या 2 साल, हर साल आपको देखने को नहीं मिलती, 2 साल या 3 साल के बाद देखने को मिलती है। ये वाला जो है सीजनल फुल मून, ये तो आती जाती बात है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेकेंड लिखना, मंथली ब्लू मून। मंथली ब्लू मून, इट इज द सेकेंड फुल मून in a single month. It is a second blue moon in a single month, comma, that occurred recently in August 2024, that occurred recently in August 2024। और नेक्स्ट वाला कब होगा? 31 मई 2026 को। ठीक है, नीचे लिख लो, रेयरेस्ट फुल मून्स, सब हेडिंग बनाना, रेयरेस्ट फुल मून्स। कुछ और बहुत सारी कैटेगरीज हैं फुल मून की।
अलग अलग नाम है। जैसे कि नंबर 1 सुपर मून। फुल मून बड़े तरीके का होता है। एक तो मंथ में 2 बार दिख जाए फुल मून तो दूसरे वाले को बोल देते हैं ब्लू मून। इसके अलावा भी फुल मून की बहुत सारी कैटेगरीज है जो कि बड़ी रेयर है। नंबर 1 इज सुपर मून। सुपर मून इसमें लिखना सुपर मून लुक 30% लार्जर देन सुपर मून लुक 30% लार्जर देन रेगुलर फुल मून। रेगुलर फुल मून comma this happens when this happens when moon is both full moon is both full and it also orbiting within 90% also orbiting within 90% of perigee 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 ब्रैकेट में लिख लेना closest to the earth closest to the earth। ये 17 अक्टूबर को दिखा है ये सुपर मून। अब देखो अब सितंबर से अक्टूबर में आ गई ये लड़की। तो करवा चौथ तो ये अक्टूबर में नहीं था। हाँ तो फिर हाँ तो सितंबर में नहीं है ये, देखो मैंने डेट निकाली। हाँ दैट इज फुल मून बट कैटेगरी इज सुपर मून। कैटेगरी इज सुपर मून है क्या एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल एक बनाता हूं यहाँ पे अर्थ और ये हो गया आपका मून। मून एक टाइम पे यहाँ पे है, ऐसे एक साइकिल बना लो। यहाँ पे अर्थ और मून का डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे जब मून पहुंचेगा यहाँ से अर्थ और मून का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं अपॉजी, इसको बोलते हैं पेरिजी। जब मून की लोकेशन हो पेरिजी वाले पे प्लस मून हो फुल, तो फुल मून है अर्थ के क्लोज है तो नॉर्मल से 30% साइज उसका बड़ा दिखेगा। उस फुल मून को बोल देते हैं सुपर मून। ब्लू मून तो टोटली डिफरेंट चीज है, उसको बोल देंगे सुपर मून, उसको ब्लू मून ही बोलेंगे। ठीक है। नंबर 2 है ब्लड मून। नंबर 2 इज ब्लड मून। ब्लड मून तो लिखना है इसमें अकर्स ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स। जब चंद्र ग्रहण लगा होता है, occurs during a total lunar LUNAR eclipse 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 when the earth is between moon and sun, when the earth is between moon and sun comma during this time the moon is lit only LIT जगना किसी चीज का ना, the moon is lit only by the edge of earth's atmosphere, by the edge of earth's atmosphere which scatters blue but not red light, but not red light। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपका मून है, इधर दिस इज मून, दिस इज योर सन।
सन की रोशनी पड़ेगी तो मून चमकेगा, अदरवाइज मून नहीं चमकता है, ये चीज आपको पता है। जब सन और मून के बीच में आ जाती है अर्थ, तो चंद्रमा के ऊपर क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा देखना आपको बंद हो जाएगा, आप बोल सकते हो। उस टाइम पे क्या होगा, ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, मून से आने वाली जो ब्लू लाइट होती है उसको तो कर देता है स्कैटर, इधर उधर फैला देता है। तो मून आपको वो व्हाइट या जो ब्लूइश कलर में आपको दिखता है, वो ना दिख के क्या है, रेड दिखना स्टार्ट हो जाता है। रेड क्यों दिखता है, क्योंकि मून से आने वाली लाइट सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट रिसीव हो रही होती है अर्थ के ऊपर, जो ब्लू वाली है वो स्कैटर हो जाती है। कौन स्कैटर कर देता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो उसका कलर आपको लगेगा रेड हो गया, एक्चुअल में रेड नहीं होता है वो, आपको लगता है वो अपीयर रेड होता है, बट रेड वैसे नहीं होता होगा। ठीक है, मून रेड नहीं है, इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट लिखना, सुपर फ्लावर ब्लड मून। सुपर फ्लावर ब्लड मून। तो लिखना इसमें, द फ्लावर ब्लड, द फ्लावर ब्लड मून इज द सेकेंड फुल मून, इज द सेकेंड फुल मून ऑफ स्प्रिंग, second full moon of spring and May month, and May month, when it also meets both super moon and blood moon criteria, both super moon एंड ब्लड मून क्राइटेरिया। जैसे वो नहीं दिखेगा आपको, ये जो 2026 में दिखेगा वो ये वाला होगा आपका, वो सुपर फ्लावर ब्लड मून भी होगा और वो ब्लू मून भी होगा, आप बोल सकते हो। सो स्प्रिंग में जब दूसरा, स्प्रिंग सीजन अगर आप देखोगे 2 महीने के लिए चलता है, स्प्रिंग सीजन में जब दूसरा फुल मून दिखता है, जो कि कब दिखेगा आपको, मई के अंदर, उसकी कंडीशंस कौन कौन सी अगर मीट कर जाए, सुपर मून वाली कंडीशन भी वो फॉलो कर रहा है, मतलब वो पेरेजी पे हो, प्लस क्या है, उसके ऊपर ग्रहण भी लगा हो, दैट इज ब्लड मून वाली कंडीशन। तो जब पेरेजी पे मून होगा प्लस उसके ऊपर ग्रहण लगा होगा, तो वो दिखेगा ब्लड कलर का, रेड कलर का, लेकिन दिखेगा बड़ा, क्योंकि वो पेरेजी पे भी है। सो जब मून पेरेजी पोजीशन पे है तो बड़ा दिखेगा, प्लस उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है तो रेड दिखेगा, उसको बोल देंगे हम सुपर फ्लावर ब्लड मून। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड मून। कोल्ड, तो इसमें लिखना, ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग नाइट मून, ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग नाइट मून, कॉमा, दिस अकर्स इन दिसंबर, दिस अकर्स इन दिसंबर, द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर। 22 दिसंबर को नहीं होता सबसे लंबा, सबसे लंबा रात और सबसे छोटा दिन। तो वो जो लॉन्गेस्ट नाइट को फुल मून दिख जाए अगर आपको, ये हर बार नहीं दिखता है, जरूरी नहीं होता है कि उसी डेट को आपको फुल, फुल मून की डेट फिक्स थोड़ी ना होती है, वो चेंज होती है। लूनर मंथ जो है, जैसे देसी महीने अगर तुम देखोगे वो लूनर मंथ के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर होते हैं। तो वो अगर तुम देखो, कभी तो 31 दिन का महीना आता है देसी महीना, कभी 32 दिन का भी आ जाता है। अब दिवाली को अगर तुम देखोगे, दिवाली तभी तो स्विच करती है, दिवाली ये जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग तो ना डिसाइड करते हैं, ये देसी महीनों के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। पिछली बार तो ये 12 नवंबर को थी शायद, इस बार ये दिखा रहे हैं 31 अक्टूबर को, आप बोल सकते हैं 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को, क्योंकि वो जो मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से लेके 1 नवंबर के दोपहर के 3 बजे तक है, आप बोल सकते हो। तो दोनों दिन ही उसमें कवर हो गया, आप बोल सकते हो। अगली बार तुम देखोगे ये 24, 25 या 23 तारीख को आ जाएगी, पीछे हो जाएगी, आप बोल सकते हो। तो ये अगर आपको एक 22 दिसंबर को फुल मून दिख जाए, तो वो पूरी रात लंबे समय के लिए फुल मून रहेगा, उसको बोलेंगे कोल्ड मून। ठीक है, क्योंकि ठंड में दिखता है।
नेक्स्ट हार्वेस्ट मून, हार्वेस्ट मून, हार्वेस्ट HARVEST, हार्वेस्ट मून। इसमें लिखना द फुल मून that happen closest to, that happen closest to autumn, autumn अभी जो सीजन चल रहा है, closest to autumn, comma, it got its name because of the extra light, because of the extra light used by farmers, because of the extra light used by farmers to harvest crops, to harvest crops। तो अगर ये ऑटम, अब ऑटम के सीजन में लोग फसलें काटेंगे ना, जैसे राइस काटेंगे हमारे इधर, है ना, अभी ऑटम में ही काटते हैं। अगर आपने अभी काटना स्टार्ट हो गया, मंडियों में आ चुके हैं अगर आपने देखा हो। तो अगर इस महीने में, मतलब आप बोल सकते हैं आपको फुल मून दिखेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, हार्वेस्ट मून। क्योंकि रात को मून अच्छा खासा दिख रहा है तो खेतों में रोशनी होगी, और रज के रोशनी होती है, अच्छी खासी रोशनी होती है फुल मून वाले दिन। अगर आप देखोगे तो वो रात को भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हार्वेस्ट मून। तो ये कुछ और रेयर नेम्स हैं जो फुल मून को दिए जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एक लास्ट लिख लो, नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023, नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023 है, 24 नहीं है, 23 ही है, 2023 जियो साइंस। तो लिखना, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया conferred, recently president of India conferred नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023, नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2023 टू 21 जियो साइंटिस्ट्स, to 21 geoscientists, comma, it is one of the oldest, it is one of the oldest and most prestigious honors, one of the oldest and most prestigious honors in the geoscience field, in the geoscience field, comma, established by Ministry of Mines, established by Ministry of Mines, खाने जो होती है माइंस, in 1966, in 1966, comma, till 2009, till 2009, the awards were known as, the awards were known as नेशनल मिनरल अवार्ड्स। पहले उसको नेशनल मिनरल अवार्ड्स बोलते थे, अभी इसको बोलते हैं नेशनल जियो साइंस अवार्ड, नेशनल मिनरल अवार्ड। तो 1966 का ये अवार्ड है, जब इसको कॉन्स्टिट्यूट, सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन अवार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जियो साइंटिस्ट्स के लिए, मतलब जो अर्थ के, फिजिकल अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी वगैरह करते हैं, तो तभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको लेके आ रही है। पहले इसको मिनरल अवार्ड बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनी इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन हु हैज मेड नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, any Indian citizen who has made notable contribution to these awards, to these areas, to these areas, ब्रैकेट में लिख लेना, मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। कौन से एरियाज हैं, मिनरल डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, कॉमा, माइनिंग टेक्नोलॉजी, माइनिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, is eligible for the award, is eligible for the award
कॉमा, इट इज गिवन अंडर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज हैं इस अवार्ड की, गिवन अंडर 3 कैटेगरीज, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन जिसने माइनिंग टेक्नोलॉजी को लेकर या मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन को लेकर कुछ नया किया हो, कुछ खास खोज की हो, उसको ये अवार्ड मिलता है। 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जो काफी लंबे समय से इस फील्ड में लगा हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट। नंबर 2 इज नेशनल जियो साइंस अवार्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड। नंबर 3 नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, जो नए नए इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। तो 3 कैटेगरीज में जो अवार्ड है इसको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो एक नीचे, जियो साइंस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ साइंस, geoscience is also known as earth science, comma, it is the field for the study of earth, it is the field for the study of earth, including its phenomenons, including its phenomenons, comma, surface, natural resources, comma लगा के लिखना, natural resources, comma, water and ecosystems, water and ecosystems. It includes several fields, it includes several fields such as geology, geology, comma, geophysics, etc., geophysics, etc. सो इसके विद इन बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक करते हैं। एक मिनट देना मुझे, कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर होमवर्क लिखो अपना, जो 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हो। तुम तो बस छुट्टी पे रहते हो, बेशर्म कहीं के दांत निकालते हैं आगे से। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिख के लेके आने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, द emergence of self-help groups, the emergence of self-help groups in the contemporary times, the emergence of self-help groups in the contemporary times points to the slow but steady, steady, slow but steady withdrawal, slow and steady withdrawal of the state
from developmental activities of the state, from developmental activities, full stop. Examine the role of self-help groups, examine the role of self-help groups in the developmental activities, in the developmental activities and the measures taken by Government of India, and the measures taken by Government of India to promote self-help groups, to promote self-help group. उन्होंने बोला कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है धीरे से ही सही लेकिन लगातार क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसकी सरदर्दी जो है वो सरकार को ना उठानी पड़े, स्टेट मतलब सरकार, सरकार को ना उठानी पड़े, वो धीरे धीरे वो जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अचीवमेंट्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, और सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए अभी तक क्या किया है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लिख के लेके आओगे। नंबर 2 लिखो, the traditional bureaucratic structure, the traditional bureaucratic structure and culture have hampered, नुकसान पहुंचाया है, have hampered the process of socio-economic development, the process of socio-economic development in India, comma comment। मतलब जो हमारे यहाँ पे ये अफसरशाही वाला, जो ट्रेडिशनल अफसरशाही वाला सिस्टम चलता है कि बत्तियां लगा के गाड़ी के ऊपर घूमते फिरते हैं बॉस बन के, उसकी वजह से जो आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि रज के इन लोगों ने पैसा खाया, जो काम करना था वो किया नहीं, बॉस बन के घूमते रहते हैं कि जैसे पता नहीं क्या इनके सींग उगाए हों, काम करते नहीं है, हालांकि है क्या, पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन वो ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे ब्यूरोक्रेटिक ढांचे में क्या क्या दिक्कतें हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी नहीं हो पाई है। देन एक क्वेश्चन और लिखो लास्ट, e-governance, e-governance is not only about, e-governance is not only about utilization of the power of new technology, is not only about utilization of the power of new technology, comma, but also much about, but also much about critical importance, also much about critical importance of the use value, of the use value of information, use value of information, explain, explain। तो ये बोल रहे हैं कि ई गवर्नेंस का मतलब सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस के अंदर इस्तेमाल करना नहीं है, बट ई गवर्नेंस का ज्यादा जो योगदान है वो है इंफॉर्मेशन डिलीवरी में। किस लेवल तक आपकी ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रही है, क्वेश्चन इज अबाउट दिस। ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी में क्या चेंज आया है, क्वेश्चन इज अबाउट दिस। और ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछती है, बातें वही होती हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर्स आपने लिख के लेके आने हैं, हर एक आंसर को आप लिखोगे 150 वर्ड्स में।
ठीक है, 10 मार्कर जो क्वेश्चन होता है 150 वर्ड्स में। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं। अभी तुम्हारे पास पूरा एक हफ्ता है, एक हफ्ते से भी ज्यादा है। कौन सा एक हफ्ता, 8 दिन है तुम्हारे पास। कल से लेके